हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नील द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने बोस द्वीप, ऑप्शन बी शहीद द्वीप, ऑप्शन सी स्वराज द्वीप या फिर ऑप्शन डी अब्दुल कलाम द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहीद द्वीप। दोस्तों, याद रखिएगा कि नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉस द्वीप का नया नाम क्या है तो याद रखिएगा बोस द्वीप है। अगर आपसे पूछते हैं कि हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है तो याद रखिएगा स्वराज द्वीप है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा हानिकारक परावैंगनी किरणें कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हैं अल्ट्रावायलेट ए, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट सी, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट बी या फिर ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट ऑल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट सी। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो क्षोभ मंडल है उसके ऊपर समताप मंडल है और यहीं पर हमारी ओजोन की परत पाई जाती है जो कि हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो अल्ट्रावायलेट सी होती है। तो याद रखिएगा कि अल्ट्रावायलेट सी किरणें जो होती हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन, परवाल विरंजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी लाइकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो परवाल भित्ति बनी होती है वो सिलेंट्रोटा वर्ग के जीव से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि भारत का जो लक्षद्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा परवाल भित्ति है। और याद रखिएगा कि इन परवाल भित्तियों के ऊपर जुक्सेन थैली नाम का एक शैवाल पाया जाता है और यही जुक्सेन थैली शैवाल जब इनमें सफ़ेद रंग के हो जाते हैं यानी कि इनका रंग जो है वो उड़ जाता है और इनमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल की कोई मात्रा नहीं बचती तो ये सफ़ेद कलर के दिखाई देने लगते हैं और इसी को परवाल विरंजन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि परवाल विरंजन का सबसे बड़ा जो कारण है वो जुक्सेन थैली नामक शैवाल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषमपोषी जीव है? ऑप्शन आपके सामने डाइटम्स, ऑप्शन बी हरे पौधे, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। दोस्तों, याद रखिए कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहा जाता है और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं उन्हें समपोषी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो विषमपोषी जीव होते हैं वो दूसरे जीवों से या दूसरे पौधों से या दूसरे किसी कारकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि जो कवक है यह कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल ऊपर क्या करता है कि इसके ऊपर रहकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके इसको भोजन बनाकर कवक को देता है। यानी कि कवक के अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती जिस कारण से ये शैवाल को अपने घर में आवास देता है और शैवाल भोजन बनाकर इसको देता है और दोनों को फायदा इसमें मिल जाता है क्योंकि शैवाल के पास रहने के लिए कोई आधार नहीं होता तो कवक से इसको आधार मिल जाता है। और याद रखिएगा कि इन दोनों को मिलाकर ही लाइकेन कहा जाता है जो कि वायु प्रदूषण संकेत होता है। तो याद रखिएगा कि जो ये लाइकेन है, ये जो कवक है, ये जो शैवाल है, इनमें याद रखिएगा कि ये विषमपोषी जीव के वर्ग को दर्शाते हैं यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो डाइटम्स है, जो हरे पौधे हैं और जो साइनोबैक्टीरिया है ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे जीव जो भोजन को अपने मुख से ग्रहण करके शरीर के अंदर उसका पाचन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने परजीवी, ऑप्शन बी प्राणी संभोजी, ऑप्शन सी मर्तोपजीवी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राणी संभोजी। तो याद रखिएगा कि ऐसे पौधे या ऐसे जीव, मान लीजिए कि ऐसे जीव जो अपना भोजन अपने मुख से ग्रहण करते हैं और उसका पाचन अपने अंदर ही करते हैं तो उन्हें प्राणी संभोजी जीव कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है और ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से ग्रहण करते हैं उसे मर्तोपजीवी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
वातावरण से ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है अंतः श्वसन, ऑप्शन बी वही श्वसन, ऑप्शन सी निःश्वासन या फिर ऑप्शन डी उत्तेजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतः श्वसन। दोस्तों याद रखिएगा कि जब फेफड़े से जो हवा है, जो हानिकारक गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इसको वही श्वसन कहा जाता है। और जब बाहर की जो ऑक्सीजन है इसको फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है तो इसे अंतः श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह या फिर ऑप्शन डी रामदेव मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पक्षी पुरुष यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का बाघ पुरुष कैलाश सांगला को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जो जनक माना जाता है वो रामदेव मिश्र को माना जाता है और जलपुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद या फिर ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। दोस्तों याद रखिएगा कि पर्यावरण का शत्रु वृक्ष जो माना जाता है वो यूकेलिप्टस को माना जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी ये यूकेलिप्टस वृक्ष लगता है, जहाँ पर ये मान लीजिए कि जहाँ पर भी रहता है इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैल जाती हैं और वहाँ के आवश्यक पोषक तत्वों को अपने अंदर खींच लेते हैं और ये मर्दा जो है पूरा का पूरा बंजर हो जाता है। इसीलिए इस यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी चमोली राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमोली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चमोली राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है और ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको ये भी पता है कि फूलों की जो घाटी है वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जंगली भैंसे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं तो याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973 या फिर ऑप्शन डी 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। दोस्तों याद रखिए कि आपको पता है कि चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, तो करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो याद रखिएगा 1973 में प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पूछते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो याद रखिएगा 1972 में पारित हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो याद रखिएगा 1980 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, गिद्धों के मरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने कुनैन, ऑप्शन बी डायूरेटिक, ऑप्शन सी पेनिसिलिन या फिर ऑप्शन डी डाइक्लोफिनेक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइक्लोफिनेक। दोस्तों याद रखिए कि डाइक्लोफिनेक जो होता है वो एक प्रकार का दवा होता है और ये जो जानवर होते हैं उनके जानवरों में शरीर में जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब ये जीव मर जाते हैं तो इनको गिद्ध आकर खाते हैं और इन गिद्धों के ऊपर इसका ये रिएक्शन होता है कि गिद्ध मरने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि गिद्धों के मरने का सबसे बड़ा जो कारण है वो डाइक्लोफिनेक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने नागपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी इज्जतनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज्जतनगर। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर में है जो कि बरेली में है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में न्यूनतम होती है? ऑप्शन आपके सामने लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी बैगनी या फिर ऑप्शन डी सफेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी। दोस्तों दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में न्यूनतम होती है तो याद रखिएगा बैगनी रंग में न्यूनतम होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है तो याद रखिएगा लाल प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन,
शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन आपके सामने विरंजन, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी अपोहन या फिर ऑप्शन डी निर्जलीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किण्वन। दोस्तों याद रखिए कि जो शराब का निर्माण होता है वो किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 2000, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2009 या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009। दोस्तों याद रखिएगा कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन है। दूसरा क्वेश्चन कि इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 2009 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 जनवरी, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 19 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नींबू के खट्टेपन का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी सीट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीट्रिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि नींबू के जो खट्टेपन का कारण है वो सीट्रिक अम्ल है। यानी कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सीट्रिक अम्ल में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ ओवर डे किस माह मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मई या फिर ऑप्शन डी नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को याद रखिएगा कि 1 से 2 घंटे के लिए सारे ऊर्जा उपकरणों को बंद रखा जाता है। और आपने ये ध्यान भी दिया होगा कि मार्च के अंतिम शनिवार को सारे जगह लाइट्स नहीं आती। ऐसी घटना एक बार होती है जब 1 घंटे के लिए कहीं पर भी लाइट नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि ये घटना होती है अर्थ ओवर डे की, यानी कि इसके तहत अर्थ ओवर डे को मनाया जाता है। याद रखिएगा मार्च के अंतिम शनिवार को इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के खोजकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्वेस, ऑप्शन बी जेबी डॉप्सन, ऑप्शन सी एमंडसन या फिर ऑप्शन डी जोसेफ फोरियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेबी डॉप्सन। दोस्तों याद रखिएगा कि ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। और याद रखिएगा कि जो ओजोन छिद्र के खोज करता है वो जेबी डॉप्सन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन परत। दोस्तों याद रखिए कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को माना जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अर्ध कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? ऑप्शन आपके सामने 12 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 9 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। दोस्तों याद रखिए कि जो कुंभ का मेला लगता है, यानी कि जो महाकुंभ का मेला लगता है वो 12 वर्ष के बाद लगता है। और जो अर्ध कुंभ का मेला लगता है वो 6 वर्ष के बाद लगता है। याद रखिएगा कि भारत के 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने गोंड, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी थारू या फिर ऑप्शन डी मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थारू। दोस्तों याद रखिएगा कि जो थारू जनजाति है इनके द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने छऊ झारखंड, ऑप्शन बी गरबा गुजरात, ऑप्शन सी लावणी या फिर लावणी छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन डी करगम तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लावणी छत्तीसगढ़। दोस्तों याद रखिए कि जो छऊ नृत्य हैं ये झारखंड का है, जो गरबा नृत्य हैं ये गुजरात का है, जो करगम नृत्य हैं ये तमिलनाडु का है, लेकिन जो लावणी है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र का है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रेटर, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी काल्डेरा, या फिर ऑप्शन डी भूकंप मूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूकंप मूल। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भूकंप आता है तो भूकंप का जो सबसे पहला प्रभाव दिखता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी कि भूकंप का एपिसेंटर कहा जाता है, और जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है जिस भी भाग से, उसे भूकंप मूल कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के इस भाग में कोई उथल पुथल पृथ्वी के अंदर होता है तो इसे भूकंप का मूल कहेंगे, यानी कि यहीं पर भूकंप का केंद्र है। लेकिन अगर भूकंप का सबसे पहला प्रभाव हमें यहाँ पे दिखाई देता है पृथ्वी के ऊपर तो उसे भूकंप का अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहेंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो क्रेटर है और जो काल्डेरा है इसका संबंध जो है वो ज्वालामुखी से है। जब ज्वालामुखी आता है तो यहाँ पर जो कप के आकार की जो आकृति बन जाती है, इस कप के आकार की आकृति को क्रेटर कहा जाता है। और ये जो ज्वालामुखी छिद्र होता है जहाँ से पृथ्वी के अंदर का लावा बाहर निकलता है, जब इसकी आकृति बहुत बड़ी हो जाती है यानी कि इस नली का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने साइरस, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी चंद्रमा, या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी।